बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 16 से 18 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको तमाम पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। अब यहां पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है। तो जो जानकारी हमने आपको दिया था, आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बिहार में 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। जबकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर यानी कि पूरे भारत की बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना, हमने जानकारी दिया था कि कुल 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध पी रहा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से बिहार की तुलना किया जाए तो 44 ग्राम बिहार पीछे है। ये आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहां पर अगले प्रश्न पे यानी कि पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी छात्र टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए हुए हैं तो आप लोग सभी टेस्ट को जरूर अटेंड करें। यहां से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन हो पाएगा। इसके तहत अब तक 4 प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराया जा चुका है और जो 5वां प्रैक्टिस पेपर प्रस्तावित है यह 23 अप्रैल 2023 को आपको मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं यह एक साप्ताहिक प्रैक्टिस पेपर है और यह प्रत्येक संडे को शाम के 7 बजे बीपीएससी मेकर ऐप पर माई टेस्ट सेक्शन में उपलब्ध होता है। साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर ही जो आपका कोर्स है यानी कि माई कोर्स सेक्शन में इसका पीडीएफ फाइल रहता है, वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये 2 मोड में आपके लिए उपलब्ध है, एक तो ऑनलाइन, साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जितने भी छात्र इसमें ज्वाइन किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसे अटेंड करना है, तभी जाके आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। अब यहां पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार के कितने जिले शामिल है। तो बात करें यहां पर ओवरऑल सेगमेंट की तो इसमें बिहार के एक भी जिले शामिल नहीं है। हालांकि इसके अतिरिक्त जो अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो सेगमेंट है, उसमें बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहा और इसी आधार पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है। हालांकि यहां पर बात करें तो ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। फरवरी 2023 के आधार पर ये अप्रैल 2023 में ये रिपोर्ट आया है, ये नवीनतम रिपोर्ट है नीति आयोग का और इसके आधार पर ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। जबकि वहीं पर दूसरी ओर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो लेकिन बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। दरअसल आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की सूची में या फिर लिस्ट में बिहार और झारखंड के जिले के नाम है। टॉप 5 जिलों की बात करें तो इनमें बिहार के 2 जिले वो आप यहां पर देख सकते हैं। यानी कि इस सूची में जिलों की बात करें तो इस सूची में शीर्ष जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आकांक्षी जिलों की श्रेणी की बात करें तो ऐसे में बिहार का 2 जिला, एक तो यहां पर आपको ध्यान रखना है शेखपुरा पहले स्थान पर और पूर्णिया दूसरे स्थान पर। उसके बाद झारखंड का 3 जिला है जो कि गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि देश के अल्प विकसित जिलों की श्रेणी में बिहार के 13 जिले शामिल है। तो इतनी सारी जो बातें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी कैटेगरी है जहां पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो अभी हमने आपको जानकारी दिया कि एजुकेशन की बात करें तो नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग आई है, ये टॉप 5 जिलों में बात करें, शेखपुरा जो बिहार का एक जिला है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर पूर्णिया रहा। बिहार के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद क्रमशः जो 3 जिला है, ये झारखंड का 3 जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें दूसरे
कैटेगरी में, जो कैटेगरी हमारा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, इस कैटेगरी की दृष्टिकोण से देखें तो आपको ध्यान रखना टॉप 5 जिलों में बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। टॉप 5 में झारखंड के 4 जिले शामिल हैं, जैसे कि पहले स्थान पर जो है ये झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला पहले स्थान पर है, जो कि करौली राजस्थान का एक जिला है, ये दूसरे स्थान पर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये झारखंड के 3 जिले क्रमशः इसमें तृतीय, चौथे और 5वें स्थान पर है। जबकि अगले पॉइंट में हम बात करें, जो अन्य कैटेगरी है ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, तो इसमें भी झारखंड का जो प्रदर्शन रहा वो कहीं बेहतर रहा। इसमें आपको ध्यान रखना है झारखंड के 3 जिले हैं, आपको यहाँ पर तीनों का नाम दिख रहा है। जबकि वहीं पर हम बात करें ओवरऑल कैटेगरी में, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा जिलों का पूरे भारत में, इसमें आपको ध्यान रखना है कि साहिबगंज जो कि झारखंड का जिला है ये प्रथम स्थान पर रहा, जो कि पलामू द्वितीय स्थान पर रहा, ये भी झारखंड का ही जिला है। बोकारो जो कि तृतीय स्थान पर रहा, ये भी झारखंड का ही है। जबकि पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड का ही एक जिला, ये चौथे स्थान पर रहा। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा, नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है जिलों की, जो फरवरी 2023 के आधार पर अप्रैल 2023 में जारी की गई, इसमें झारखंड राज्य का कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस रहा। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का जो परफॉर्मेंस बेहतर रहा वो सिर्फ और शिक्षा के क्षेत्र में रहा। पहले स्थान पर शेखपुरा, दूसरे स्थान पर पूर्णिया। तो इतनी सारी बातें यहां से आपको ध्यान रखना है। यह बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कि G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि G20 के लिए भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के पूरे देश से नालंदा यूनिवर्सिटी सहित 75 यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत से 75 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो कि इन 75 यूनिवर्सिटी को या फिर विश्वविद्यालयों को होस्ट के रूप में चुना गया है। हालांकि आप सभी जानते हैं, हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि मौजूदा समय में G20 की जो अध्यक्षता है ये भारत के पास है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स का आयोजन किया गया। यह मतलब कि एक बैठक थी जिसका आयोजन अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में किया गया है। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसे 17वें G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। ये तमाम बातें यहाँ पर भी लिखी गई है कि जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन था ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। 1 दिसंबर 2022 को इसकी कमान भारत को सौंपी गई अगले 1 वर्षों के लिए, यानी कि G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उसको 1 वर्ष तक भारत लेकर आगे जाएगा। और इसे G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था, इसका थीम क्या था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये 2022 का 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम था। और मौजूदा समय में यानी कि वर्तमान समय में G20 की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है, अभी हमने जानकारी दिया भारत के पास है। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में G20 शेरपा बैठक जो कि भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई थी, और जो जानकारी हमने आपको पीडीएफ से संबंधित दिया था, ये तमाम पीडीएफ फाइल को आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अपना बिहार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि रेल मंत्रालय के तहत CPSU रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम बिहार सरकार से इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से भी हाल ही में जुड़ा है जो बिहार, इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT के उपयोग में क्रांति लाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। और इसको लेकर जो इसका जो कह सकते हैं जिम्मा मिला है, ये किसे मिला है, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसका जिम्मा मिला है। और आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो राशि का आवंटन मिला है ये 76.10 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन या फिर ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, जिसके तहत बिहार में जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है वहां पर IT के प्रयोग
उपयोग को या फिर आईटी का जो उपयोग होता है उसको एक उच्च लेवल पे ले जाना या फिर उत्कृष्ट लेवल पे ले जाना ही इसका एक मूल उद्देश्य होगा, जिसको लेकर भी हाल ही में यह पहल किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घाना। घाना एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। आपको जानकारी यहाँ पर विस्तार पूर्वक दे दूं कि मलेरिया जो कि एक मच्छर जनित बीमारी है और इसके उन्मूलन के लिए पश्चिम अफ्रीकी देश घाना ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च दक्षता वाला मलेरिया के टीके को मंजूरी दिया है। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि घाना मलेरिया के इस टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है पूरी दुनिया में। आपको ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि इस टीके का नाम क्या है ये भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इस टीके का नाम है R21/Matrix-M। ये आपको ध्यान रख लेना है, अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर साल 6 लाख से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। मलेरिया की बात करें जो WHO की रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया बीमारी से, जो कि एक मच्छर जनित बीमारी है, मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से बीमारी होती है और प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 6 लाख लोग मलेरिया से अपनी जान गंवाते हैं। और मलेरिया की बात करें तो इसका ज़्यादा प्रकोप अफ्रीकी देशों में है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी से संबंधित है कि इसका सालाना 200 मिलियन खुराक तक उत्पादन करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अभी हाल ही में एक समझौता भी किया गया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ समय पहले, थोड़ी दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था कि WHO ने हाल ही में अजरबैजान और किर्गिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये सारी बातें हमने थोड़ी दिन पहले ही आपको बताया था। और इससे पहले पिछली बार यानी कि अजरबैजान और किर्गिस्तान से पहले चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। ये सारी बातें विस्तार पूर्वक हमने आपको इसी डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत बताया है। ये सारी बातें एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको नोट करना है। तो ये पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है। तो भी हाल ही में इस कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI के द्वारा। आपको जानकारी दे दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI ने हाल ही में द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। अब यहाँ पर बात हुई है कॉफी टेबल बुक की, आखिर ये है क्या। तो अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दिया था बिहार दैट वॉच एंड नाउ नामक एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया गया था। आपको जानकारी हमने विस्तार पूर्वक दिया था और आपको ये भी बताया था कि कॉफी टेबल बुक आखिर होती क्या है। तो हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया था। जैसे मान लीजिए कोई बड़े होटल या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, जो कि वहाँ पर अगर आप वेटिंग पीरियड में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फूड आपने ऑर्डर किया और उसे आने में देरी है, तो आप नोटिस किए होंगे कि बगल में एक पुस्तक का संकलन रहता है जहाँ पर अच्छे अच्छे इमेज हो जाते हैं पुस्तक में। यानी कि जो आप वेटिंग पीरियड में रहते हैं उस वेटिंग पीरियड में आप बोर ना हो, इस तरह के किताबों को रखा जाता है ताकि जो मतलब ग्राहक होते हैं, जो मतलब कस्टमर होते हैं, उनका एक प्रकार से मनोरंजन हो सके और वो बहुत सारी चीज़ें सीख सके। तो बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में आदि में आपको देखने को मिलता होगा। इसी को ही कॉफ़ी टेबल बुक कहा जाता है। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने द बैंकर टू एवरी इंडिया नामक अपनी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है अपने बैंकों के लिए। सभी बैंकों में ये शायद उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पर जो मतलब कस्टमर आते हैं वो उन्हें देख सकते हैं, उन्हें पढ़ के बहुत सारी चीज़ें जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आगे हम बात करेंगे एक एक्स्ट्रा फैक्ट की। बात यहाँ पर होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने देखा कि एग्जाम में पूछा गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना कि 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये तिथि याद रखिएगा, 27 जनवरी 1921 को भारत के जो 3 सबसे बड़े बैंक थे, आपको ध्यान रखना 3 प्रेसिडेंसी में ये था। एक तो था बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसके बाद 1955 में भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि इसके बाद 1 जुलाई 1955 में भारत के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण अर्थात इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर बिहार के दृष्टिकोण से संबंधित है। जो जानकारी हमने कॉफी टेबल बुक से संबंधित आपको दिया था कि 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध छायाकार यानी कि प्रसिद्ध फोटोग्राफर एवं पद्मश्री से सम्मानित रघु राय और उनकी पत्नी श्रीमती उषा राय जी की बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉच एंड नाउ का विमोचन किया गया। इसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार द्वारा किया गया। और हमने आपको जानकारी कई बार दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। जबकि बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम क्रम के अनुसार व्यक्तित्व के आधार पर 23वें मुख्यमंत्री हैं। अब जो नए मुख्यमंत्री होंगे, मतलब कि एज ए पर्सन की बात करें, जो नए होंगे तो वो 24वें मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम है। इससे पहले जो था ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर एक्सप्लेनेशन में एक शब्द आया है पद्मश्री। हालांकि पद्मश्री की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी इस वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, इसमें पूरे भारत से 106 हस्तियों का चयन किया गया। और इन 106 हस्तियों में बिहार को 3 पद्मश्री अवार्ड मिला, जिनमें आपको ध्यान रखना है श्रीमती सुभद्रा देवी जो कि कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में और श्री कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में। तो 3 पद्मश्री पुरस्कार बिहार को मिला है 2022 में। और जो ओवरऑल 106 पद्म पुरस्कारों की बात किया जाए तो इनमें पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, तो 6 लोगों को इनसे सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से 9 लोगों को, जबकि पद्मश्री से 91 लोगों को। तो इन्हीं पद्मश्री में बिहार को 3 अवार्ड मिला है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पद्मश्री की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। बिहार के अमाल शाह को 1961 में ये बिहार के दृष्टिकोण से पहला पद्मश्री पुरस्कार था। जबकि वहीं पर बात करें, अब तक कुल 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये तमाम बातें हमने कई बार बतलाया है, रिविजन पर्पज से यहाँ हमने पुनः इसे ऐड किया था। अगला यहाँ पे हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना में भी हाल ही में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। जो कि आपको ध्यान रखना है, बाबा साहब अंबेडकर की अब तक की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 125 फीट इसकी ऊंचाई है। और 132वीं जयंती के अवसर पर 13 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका अनावरण किया है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, साथ ही हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे कि नाम दिया गया ज्ञान की मूर्ति अर्थात स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो इसका भी अनावरण किया गया। बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में जहां पर 5 विकल्प होते हैं एग्जाम में, आपको वहां पर उलझाया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि अप्रैल 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है। तो 2 जगह पर हुआ है। एक तो आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र के लातूर में, और आपको दूसरा ध्यान रखना कहां पर, तेलंगाना के हैदराबाद में। दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, दोनों को आपको ध्यान रख लेना है। अब यहां पे हमारा अगला पॉइंट होगा इनके जन्मदिन से संबंधित, कि इनके जन्मदिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ये भी शामिल किया है कि कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न बना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था। ये तो डेट इंपॉर्टेंट है ही कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में इनका जन्म हुआ था। यही गांव का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है महू, महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और अभी हाल ही में जो 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना में 125 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया। आप यहाँ पर इस प्रतिमा को इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब तक की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। आपको जानकारी दे दूं कि कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। और इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की टनल से संचालित किया गया। हालांकि कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इस प्रकार से कोलकाता मेट्रो देश की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो कि किसी नदी के पानी के नीचे चलेगी। हालांकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पानी के नीचे जो मेट्रो का संचालन हो रहा है उनमें से कुछ गिने चुने ही जगह है, 6 से 7 ही शहर है जहां पर इस प्रकार से मेट्रो संचालित किया जा रहा है।
तो इस दृष्टिकोण से देखें तो टॉप 10 शहरों की बात करें तो उनमें कोलकाता का भी नाम शामिल होगा इस तरह का पहल करने वाला। और ये कहाँ पर है, ये नदी का भी नाम पूछा जा सकता है। हावड़ा स्टेशन के बगल में जो हुगली नदी है, यहीं पर इसका संचालन किया गया है। 520 मीटर की टनल से इसे संचालित किया जाएगा। हालांकि आपको ध्यान रखना, ये जो ट्रायल है ये आने वाले 6 महीने तक चलेगा। इसके बाद ही 6 महीने के बाद ही ये पब्लिकों के लिए खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। कोलकाता से संबंधित एक पॉइंट है कि मई 2022 में कोलकाता भारत का पहला मेट्रो शहर बना था जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया था। ये जानकारी हमने पिछले वर्ष आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 में इसका निर्धारित थीम क्या था, तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये 2022 का इसका निर्धारित थीम था। अब यहाँ पर बात हुई जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की, तो आपको ध्यान रखना, कई बार हमने बताया कि बिहार का पहला डायवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, यानी कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, तो बिहार के अररिया जिले के कुसियार गांव में। जबकि बात करें बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर बन रहा है, तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो कि संजय गांधी जैव उद्यान जो कि पटना में स्थापित है, इसके बाद दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है बिहार का, ये अररिया जिले के रानीगंज में हो रहा है। जबकि एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था, नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि बिहार का पहला मंकी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा। आपको हमने जानकारी दिया था कि बिहार का पहला मंकी पार्क बिहार के अररिया जिले के औराई हिंगना में स्थापित किया जाएगा। ये औराई हिंगना वही स्थान है जहां पर महान साहित्यकार, बिहार के इतिहास का जो महान साहित्यकार है फणीश्वर नाथ रेणु, उनका जन्म स्थान है, वहीं पर बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये सारी बातें हमने इसी सीरीज के अंतर्गत आपको विस्तार पूर्वक दिया है। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का। वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के बताएं कि किन्हें हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दशक का जो बिजनेस लीडर है, इसी मतलब कैटेगरी में ये अवार्ड इन्हें मिला है, यानी कि बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। इस दशक का बिजनेस लीडर के रूप में ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, डिकेड का अर्थ होता है दशक। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उन्हें यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दरअसल एक जानकारी यहाँ पर यह भी है इनसे संबंधित, क्योंकि यह भी खबरों में है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि इस वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी आपको ध्यान रख लेना है। अगला 9वां प्रश्न होगा कि हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है। 2021-22 कैटेगरी के लिए भी हाल ही में ये जारी हुआ है, तो ऐसे में बात करें तो आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो सभी जो संभावित है सभी हमने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया। बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको ध्यान रखना है ये 2021-22 वाला है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश 77.5 अंक के साथ शीर्ष पर है। और यहाँ पर एक कैटेगरी ये शामिल किया गया है 60 से अधिक अंक वाले राज्य। हालांकि आंध्र प्रदेश के बाद क्रमशः कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना इसमें सबसे आगे है। 60 से अधिक अंक वाले जो भी राज्य है इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। हालांकि जबकि 4 अन्य राज्यों की बात करें तो 4 राज्य जो कि असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में है, जो कि इसका जो अंक है ये 50 से 60 के बीच है। इससे मतलब कि जो बीच का जो अंक है 50 से 60 का, ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों का श्रेणी है। वहीं भी हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के मुकाबले सबसे अधिक सुधार किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट या फिर सूचकांक जो जारी हुआ था इसमें किन 2 राज्यों ने सबसे अधिक सुधार किया था पिछले वर्ष के मुकाबले, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने। हालांकि आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि जो 5 जो राज्य है जो कि सबसे शीर्ष पर रहा, ये पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर केरला और चौथे पर राजस्थान और 5वें पे तेलंगाना।
नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि टचलेस बायोमेट्रिक प्रणाली के विकास के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने किसके साथ हाल ही में एक समझौता किया है। तो टचलेस बायोमेट्रिक प्रणाली के अभी हाल ही में इसकी समझौता जो किया गया है, आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। दरअसल यह नई टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम लोगों को अपने घर से फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रमाणित करने की सुविधा देगी, जिसमें चेहरे की पहचान आदि शामिल है। और इसके लिए अभी हाल ही में ये IIT बॉम्बे के साथ समझौता हुआ है। IIT बॉम्बे की बात आई है तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपको पिछले वर्ष दिया था। आपको याद होगा नवंबर 2022 में जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी, तो भारतीय संस्थानों की सूची में IIT बॉम्बे शीर्ष स्थान पर रहा था। लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो हालांकि IIT बॉम्बे ओवरऑल पूरी दुनिया में ये 40वें स्थान पर रहा था। ये सारी बातें इसी सीरीज के अंतर्गत आपको बतला गया है। सभी फैक्ट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। खेल की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनका नाम है अमन शहरावत, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है, जिसके तहत पुरुषों के फ्री स्टाइल 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमन शहरावत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। दरअसल गोल्ड मेडल जीतने के लिए यानी कि फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मुकाबले में उन्होंने मेजबान किर्गिस्तान के पहलवान अल्माज समान बेकोव को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और अमन शहरावत की एक उपलब्धि के बारे में बात करें पिछले वर्ष की, तो यहाँ पर हमने लिखा कि अमन शहरावत ने पिछले साल अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले पहलवान बने थे। अंडर 23 कैटेगरी में रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगला 12वां प्रश्न है कि पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। एनिमल हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में या फिर ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। आपको जानकारी दे दूं कि पशु संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का प्रश्न थोड़ा सा स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए पूरे भारत से छात्रों का चयन करना है। बताएं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सभी विकल्पों को पढ़िए और उसके बाद ही सही विकल्प का यहाँ पर चयन आप कर सकते हैं। जो भी विकल्प यहाँ पर सही है आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें, क्योंकि सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दे दिया है। कोशिश कीजिए कि जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखें आप उसे विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया था, जितने भी छात्र घर बैठे तैयारी करने में लगे हैं, आपको ध्यान रखना है 69वीं BPSC वाले कोर्स में ये तमाम मटेरियल आपका इंक्लूड है। इसी में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज शामिल है। बिहार जीके का नोट्स है, इसके अतिरिक्त जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। आपको ध्यान रखना है इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। इसमें एक ऑफर है, जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, तो आप लोग इसके ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।